हर कहानी शोर मचाकर शुरू नहीं होती। कुछ कहानियां धीरे धीरे जिंदगी में उतरती है और जब तक एहसास होता है सब कुछ बदल चुका होता है। ये कहानी तीन आम महिलाओं की है जिनके सपने अलग थे, जिंदगियां अलग थीं, लेकिन रास्ता एक ही दिशा में प्यार से शुरू हुआ। सफर धीरे धीरे सवाल बन जाता है, पहचान पर, विश्वास पर और उस सोच पर जिसे सच मानकर जिया गया। यहां कोई अचानक फैसला नहीं होता। यहां हर बदलाव छोटे छोटे असर से ज्ञानम लेता है, ऐसे असर जो इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कैरन स्टोरी 2 सिर्फ एक कहानी नहीं दिखाती, बल्कि पूरे समाज से एक अहम सवाल पूछती है। और आज हम उसी सवाल के पीछे छुपी इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, द कैरन स्टोरी 2 मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलता रहे। फिल्म की शुरुआत में हमें उन तीन लड़कियों के बारे में बताया जाता है जिनके ऊपर जुल्म हुए हैं। तीसरी लड़की एक ऐसे घर से भागने की कोशिश करती है जहां उसके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे। एक छत से कूद जाती है बिना ये देखे कि उस छत की ऊंचाई कितनी है। इस तरह इन तीनों लड़कियों पर अत्याचार हुए हैं। सबसे पहले हमें पहली लड़की के बारे में बताया जाता है जो केरल के कोच्चि में रहती है। उस लड़की का नाम सुरेखा है, जो एक हिंदू लड़की है। उसे अपने घर से अच्छी खासी परवरिश मिली है। सुरेखा एक पढ़ी लिखी लड़की है और घर वालों ने उसे हर तरह की आजादी दी है। वो सभी धर्मों को मानती है और सबकी इज्जत भी करती है। इसके बाद हमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की नेहा नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो जैवलिन थ्रो की एक बहुत अच्छी खिलाड़ी है। नेहा के पिताजी उसे बहुत सपोर्ट करते हैं और उसके सारे फैसले खुद के होते हैं। फिर राजस्थान के जोधपुर की दिव्या को दिखाया जाता है, जो एक कंटेंट क्रिएटर है। दिव्या को इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का बहुत शौक है और घर वालों ने भी उसे परमिशन दे रखी है। दिव्या को डांस करना बहुत पसंद है। यहां एक बात और मालूम चलती है कि दिव्या का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम रसीद है। रसीद दिव्या से बहुत प्यार करता है और उसे पूरा सपोर्ट करता है। अगर तुम ये कर लेती हो तो तुम 1 महीने के अंदर ही बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगी और मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं नेहा को, जो राजू नाम के लड़के से प्यार करती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन नेहा राजू को समझाती है कि जब तक वो जैवलिन थ्रो में नेशनल नहीं खेल लेती तब तक वो शादी नहीं कर सकती। राजू कहता है कि शादी के बाद भी तुम अपना खेल जारी रखना। अगर तुम्हें मेरे प्यार पर संदेह है तो आज के बाद मुझसे मत मिलना। ये कहकर वो अपना हाथ काटने लगता है। ये देखकर नेहा को लगता है कि ये सच में उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है। उधर सलीम ने सुरेखा से कह रखा है कि वो जल्द ही अपनी पत्नी को तलाक देने वाला है और पूरी जिंदगी उसके साथ बिताएगा। लेकिन सुरेखा एक हिंदू है और सलीम मुसलमान, इसलिए सुरेखा कहती है कि वो धर्म परिवर्तन नहीं करेगी। ये सारी बातें सुनने के बाद सुरेखा को लगता है कि सलीम बहुत अलग है। सलीम कहता है कि हमें एक दूसरे को समझने के लिए लिव इन में रहना चाहिए। सुरेखा ये बात घर वालों से कहती है, उसे समझाते हैं कि जो भी फैसला करो सोच समझकर करना और अगर कभी जरूरत पड़े तो हमें जरूर बताना। दूसरी तरफ राजू ने नेहा को मना लिया था। कुछ दिनों से नेहा को लड़के वाले देखने आ रहे थे और वो नहीं चाहती थी कि राजू जैसा सपोर्टिव लड़का उसे छोड़ दे। राजू कहता है कि पहले हम शादी कर लेते हैं, फिर घर वालों को बताएंगे। जब उन्हें बताएंगे तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। इधर दिव्या के घर में रोज झगड़े हो रहे थे क्योंकि उसका ग्लैमरस रील्स में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। घर वाले उसे समझाते थे लेकिन वो नहीं मानती थी।
एक दिन जब दिव्या रील बना रही थी तो घर वालों ने उसके कमरे की लाइट बंद कर दी। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो गई। वो रसीद से मिलती है और कहती है कि गृह वाले उसे रील नहीं बनाने दे रहे। रसीद कहता है, तू मेरे साथ भाग चल, मैं तुझे पूरी आजादी दूंगा, पूरा सपोर्ट करूंगा। तू वो हर तरह की रील बना पाएगी जो तू बनाना चाहती है। दिव्या सिर्फ 16 साल की है। इस तरह नेहा, दिव्या और सुरेखा तीनों अपने अपने घर से किसी और घर में जा चुकी थीं। से उनकी एक नई कहानी शुरू होने वाली थी जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि आखिरकार वो रसीद के घर के माहौल को कैसे एक्सेप्ट करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं नेहा को। नेहा राजू के साथ रहने तो लगी थी, लेकिन नेहा को एक बहुत बड़ी बात ये नहीं मालूम थी कि जिसे वो राजू समझ रही है असल में वो कोई और है। वो कहता है, अगर मैं तुम्हें अपने असली नाम से पटाता तो शायद तुम मेरी बात नहीं मानती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा। नेहा आखिर तक कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। इधर दिव्या घर आते ही कमरे में जाकर रील बनाना स्टार्ट करती है, लेकिन रसीद के घर पर बहुत सारे लोग रहते हैं। जब उन्हें मालूम चलता है कि दिव्या रील बनाती है तो रसीद के घरवाले से उसे मना करते हैं। आगे हम देखते हैं सलीम और सुरेखा को। दोनों एक ही घर में रहने लगते हैं। शुरुआत में सुरेखा और सलीम बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन सुरेखा को सलीम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था कि वो क्या करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेहा के ऊपर अब जुल्म होना शुरू हो चुके थे। नेहा जब भी फैजान को धोखेबाज कहती तो फैजान उसे बुरी तरह पीटता और कहता कि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम अपने घर जाकर बताओगी तो तुम्हारे लिए और बुरा होगा। दरअसल ये सारे काम एक मौलवी कराता है। मौलवी की एक बहुत बड़ी टीम है जिसमें फैजान भी है। मौलवी ने फैजान से ये कह रखा है कि वो जितनी हिंदू लड़कियों को लेकर आएगा उसे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब दिव्या ने ये सारी बातें सुनी तो उसे लगा कि शायद उसे कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तब वो रसीद की बात मान लेती है और कन्वर्ट हो जाती है। उधर नेहा के पास भी कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे भी कन्वर्ट होना पड़ा। लेकिन रसीद और उसके कुछ लोगों ने दिव्या के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बनवा लिए थे जिनमें दिव्या की उम्र 18 साल दिखाई गई थी, जबकि उसके घर वालों के पास उसका असली बर्थ सर्टिफिकेट और सारे डॉक्यूमेंट्स थे। आगे हम देखते हैं कि नेहा कन्वर्ट हो चुकी थी और अब फैजान चाहता है कि उनकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज से दोबारा हो, क्योंकि उनकी पहली शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। इसलिए नेहा और फैजान फिर से शादी कर लेते हैं। फैजान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी बीवी कहाँ रहती है, क्योंकि वो हमेशा मौलवी के लिए काम करता है। नेहा को मौलवी के घर पर ही रहना पड़ता है। मौलवी नेहा के साथ वो सब करता है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वो कहता है कि नेहा को यहां लाने के 5 लाख रुपए मिले थे, लेकिन अगर किसी ब्राह्मण लड़की को लाएगा तो उसे 12 लाख रुपए मिलेंगे। फैजान की अम्मी पूछती है कि फिर इस लड़की का क्या करना है। फैजान कहता है कि इसके साथ जो करना है करो। नेहा फैजान के घर तो आ चुकी थी, लेकिन उसकी हालत अब बद से बदतर होने वाली थी। हर रोज कुछ लोग आते और उसके साथ गंदी हरकतें कर जाते। नेहा धीरे धीरे टूटने लगी थी। उधर दिव्या कन्वर्ट हो चुकी थी और वो प्रेग्नेंट भी थी। उसे लगा कि कन्वर्ट होने के बाद उसे पूरी आजादी मिल जाएगी, इसलिए वो कमरे में चुपचाप रील्स बना रही थी। वो सोचती है कि अब मुझे पूरी आजादी मिल जाएगी, मैं हर तरह की रील बना सकती हूं। लेकिन तभी रसीद कहता है, अगर मैंने तुमसे ये सब पहले ही बोल दिया होता तो क्या तुम कन्वर्ट होती? ये सुनकर दिव्या को एहसास होता है कि उसका रसीद वैसा नहीं है जैसा वो समझती थी। इसी बीच सलीम के घर उसकी पत्नी और उसका बच्चा आ जाते हैं।
ये देखकर सुरेखा सलीम पर चिल्लाने लगती है कि ये तुम्हारी एक्स वाइफ यहाँ क्या कर रही है। सलीम की पत्नी कहती है कि मैं अभी एक्स नहीं हूं, मुझे तलाक नहीं दिया गया है। जब सुरेखा ये सब सुनती है तो वो सलीम को कमरे में ले जाकर पूछती है कि ये सब क्या है। सलीम कहता है कि मेरे पास मेहर की रकम नहीं है, इसलिए मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे पा रहा हूं। बस कुछ दिनों की बात है। अब सलीम की पत्नी भी वहीं रहने लगती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। ये सब सुरेखा नोटिस कर रही थी। एक दिन सलीम सुरेखा के पास आता है। सुरेखा कहती है, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूं कि मैं कन्वर्ट नहीं होंगी। अब सलीम को सुरेखा पर गुस्सा आने लगता है। वो कहता है, कन्वर्ट तो तुम्हें होना पड़ेगा, वरना तुम इस घर से बाहर नहीं निकल पाओगी। सुरेखा कहती है कि वो आदमी तो कब का पीछे रह गया। अब ये एक नया सलीम है जो पूरे देश को इस्लामिक देश बनाना चाहता है। और अब सलीम सुरेखा से उसकी पूरी आजादी छीन लेता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद रसीद अपनी नई बीवी के साथ रहता है और वो दिव्या को बहुत बुरी तरह से पीटता है। रसीद ने अपनी नई बीवी को बता रखा है कि दिव्या का चाल चलन बहुत ज्यादा खराब था, इसी वजह से उसका उससे कभी नहीं बना। दूसरी तरफ नेहा की जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन चुकी थी। वो ना तो यहां खुद को खत्म कर सकती है, ना ही इस घर से भाग सकती है, और ना ही उसके पास कोई मोबाइल है कि वो अपने घर वालों को बताए या पुलिस को कॉल करे। आगे हम देखते हैं सुरेखा को। सुरेखा एक ऐसी लड़की थी जिसका ब्रेन वॉश नहीं हुआ था, लेकिन फिलहाल उस पर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि यहां सलीम की बीवी के साथ और भी औरतें थीं जो सुरेखा पर जुल्म कर रही थी। दूसरी तरफ दिव्या के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि कोई भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसलिए वे अपने ही लोगों से बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अगर हम सभी लोग एक नहीं होंगे तो ये लोग इसी तरह से हमारी बहनों बेटियों के साथ करते रहेंगे। आज जब उनके साथ कुछ होता है तो वे सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं, लेकिन आज जब हमारे साथ हो रहा है तो हम एक नहीं हो पा रहे हैं और वे इसी चीज का फायदा उठाते हैं, क्योंकि हम एक नहीं हैं। अब दिव्या रसीद की नई बीवी से बात करती है। यहां दिव्या को मालूम चलता है कि वह भी पहले एक हिंदू लड़की थी और उसे भी कन्वर्ट किया गया है। तब दिव्या उसे समझाती है और कहती है कि जितना जल्दी हो सके वो यहां से भाग जाए, वरना उसका भी वही हाल होगा। वो नई लड़की भी यहां दिव्या को सपोर्ट करती है और उसे मोबाइल देती है। दिव्या अपने पिता से बात करती है। पिता उसे एक सुझाव देते हैं कि अगर वो एक वीडियो बनाकर उनके पास भेज दे तो वे आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन रसीद ने दिव्या को वीडियो पोस्ट करते हुए देख लिया था। तब वो दिव्या को बुरी तरह से मारता है। रसीद ने यहां दिव्या को इतने बुरे तरीके से मारा कि उसकी जान चली गई। दूसरी तरफ नेहा पर अत्याचार हो रहे थे। उसने ऊंचाई भी नहीं देखी कि कितनी थी, बस उसे यहां से भागना था। दूसरी तरफ सुरेखा पर भी अत्याचार बढ़ने लगे थे। वो एक ही कमरे में थी जहां उसे कोई आजादी नहीं मिल रही थी, तरह पीटा जा रहा था। इसलिए उसने भी तय कर लिया कि वह खुद को खत्म कर लेगी। लेकिन उससे पहले वह एक बहुत अच्छा पत्र लिखती है, जिसमें उसने अपनी मां के बारे में लिखा था और बताया था कि उसने जो सारे फैसले लिए थे वे बहुत गलत थे। घर वालों की बात ना मानकर उसने गलती की। उसने लिखा कि अगर उसे दोबारा जन्म मिले तो वह हिंदू धर्म में ही जन्म लेना चाहेगी। इसके बाद सुरेखा अपने सारे बाल काटती है और खुद को फांसी के फंदे पर लटका लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रसीद ने दिव्या को मार दिया था, लेकिन अब उसकी डेड बॉडी को दफनाना था। वे उसे एक जगह दफना देते हैं, लेकिन रसीद और उसके परिवार वाले पकड़े जाते हैं।
क्योंकि सुबह सुबह एक आदमी जॉगिंग के लिए गया था और उसने यह सब देख लिया था। वह तुरंत पुलिस के पास जाता है और सारी बात बता देता है। इधर नेहा भी किसी तरह वहां से निकलकर तुरंत पुलिस के पास पहुंचती है। आज तक उसके साथ जो भी अत्याचार और जुल्म हुए थे वह सब उसने पुलिस को बता दिया। अब पुलिस ने भी एक्शन लेना शुरू किया। दिव्या के घरवालों को भी दिव्या के बारे में मालूम चल गया था कि अब वह इस दुनिया में नहीं रही। तब बारी बारी से हर एक इंसान को पकड़ा जाता है, लॉकअप में डाला जाता है और उनकी जमकर पिटाई की जाती है। जितने भी लोग इन सभी मामलों में मिले हुए थे उन सभी लोगों की सख्त पिटाई की जाती है। फिल्म के आखिर में हमें कुछ सच्चाई बताई जाती है। आगे बताया जाता है कि इस्लामिक दावा सेंटर के संस्थापक मोहम्मद उमर गौतम, जिसने 1000 से अधिक लोगों का जबरन धर्मांतरण कराया, को कोर्ट ने सितंबर 2024 में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आगे कोलकाता आगरा धर्मांतरण केस में कथित रूप से इन पर एक अंतर्राज्यीय धर्मांतरण की साजिश रचने और पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश की अनगिनत युवतियों को बहला फुसलाकर और डरा धमकाकर सुनियोजित रूप से निशाना बनाने का आरोप है। इसके बाद जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश में इस मामले से जुड़े राजस्थान के जुनैद कुरैशी और मोहम्मद अली जैसे मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए। इसी मिशन के तहत पुलिस ने अब्दुल रहमान और 10 अन्य हाई लेवल ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर देहरादून से जबरन धर्मांतरण में शामिल थे। ये फिल्म हमें किसी एक इंसान, किसी एक धर्म या किसी एक सोच के खिलाफ खड़ा नहीं करती, बल्कि ये हमें खुद से सवाल करने के लिए मजबूर करती है। सवाल ये नहीं है कि कहानी किसकी है, सवाल ये है कि कहानी ऐसे मोड़ तक पहुंची ही क्यों। ये संदेश हमें याद दिलाता है कि अगर हम समय रहते अपने आसपास हो रहे बदलावों को नहीं समझेंगे तो जिंदगी में निराशा ही हाथ लगेगी। फिल्म ये दिखाती है कि किसी भी समाज में गलत रास्ते अचानक नहीं बनते, वे छोटे छोटे असर से जन्म लेते हैं। एक बात, एक भरोसा, एक वादा, और फिर धीरे धीरे सोच की दिशा बदल जाती है। ये कहानी हमें ये नहीं कहती कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि ये हमें आगाह करती है कि किसी भी विचारधारा को अपनाने से पहले उसे समझना जरूरी है, परखना जरूरी है और सबसे जरूरी अपनी पहचान को बनाए रखना जरूरी है। द केरला स्टोरी 2 एक और अहम बात पर रोशनी डालती है कि समाज अक्सर तब जागता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। अगर हम समय रहते समझ जाएं तो शायद कई जिंदगियां गलत रास्ते पर जाने से बच सकती है। अंत में ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं बनी है, बल्कि सचेत करने के लिए बनी है। ये हमें याद दिलाती है आजादी का मतलब सिर्फ विकल्प होना नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने की समझ होना है। यह फिल्म हमें डराने की कोशिश नहीं करती, बल्कि हमें सचेत रहने की जिम्मेदारी सौंपती है। यह याद दिलाती है कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार वो भरोसे की शक्ल में अंदर ही प्रवेश कर जाता है। किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी जागरूक सोच होती है और सबसे बड़ी कमजोरी आंख बंद करके भरोसा करना। फिल्म हमें यह भी समझाती है कि पहचान सिर्फ नाम या विश्वास से नहीं बनती, वो बनती है तर्क से, समझ से और आत्मसम्मान से। और जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है तो वो सिर्फ खुद से नहीं, अपने परिवार, अपने अतीत और अपने भविष्य से भी तकने लगता है। अंत में यह फिल्म हमें यह नहीं कहती कि क्या मानना चाहिए, यह बस इतना कहती है, जो भी मानो समझ कर मानो, जो भी चुनो सोच कर चुनो। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो समझ लीजिए कि इसका उद्देश्य पूरा हो गया। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको फिल्म कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं।